हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने रोबोट के बारे में देखा था, रोबोट का इंट्रोडक्शन, रोबोट का क्लासिफिकेशन, रोबोट का स्पेसिफिकेशन इत्यादि कई सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, अर्थात रोबोट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट से मिलकर रोबोट बना होता है। तो रोबोट में सबसे पहला पार्ट है बेस, उसके बाद लिंक्स एंड जॉइंट्स, उसके बाद है एंड इफेक्टर या फिर ग्रिपर। इसकी सहायता से किसी वस्तु को पकड़ने का काम करता है रोबोट। रिस्ट वो पोर्शन है जिससे एंड इफेक्टर जुड़ा होता है। और नेक्स्ट पार्ट है ड्राइव यूनिट या फिर एक्चुएटर। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल यूनिट जिसे कंट्रोलर कह दिया जाता है। और लास्ट में है सेंसर्स। अगर बेस की बात करें तो ये किसी रोबोट को सपोर्ट प्रदान करता है। अगर किसी रोबोट स्ट्रक्चर को तैयार करना है तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये स्टेशनरी भी हो सकता है अथवा मोबाइल हो सकता है, यानी गतिशील भी हो सकता है नेचर में। और रोबोट स्टेशनरी भी पॉसिबल है और मोबाइल नेचर का भी, ठीक है। उसके बाद है लेग्स एंड जॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स चेंज कंटेंस या कंसिस्ट ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स। तो रोबोट का जो काइनेमेटिक स्ट्रक्चर है उसमें लिंक्स और जॉइंट्स होते हैं। बेसिकली लिंक्स एंड जॉइंट्स, काइनेमेटिक्स, ये सब टोम के टॉपिक्स हैं। फ़िलहाल आप इतना समझें कि जो हमारा रोबोट बना होता है उसके जो मोशन के या वर्क के पार्ट्स हैं उनमें बेसिकली लिंक्स एक रिजिड बॉडी होती है जो आसानी से कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा लिंक्स और जॉइंट्स ये रिजिड होते हैं नेचर में, ठीक है। और इनकी संख्या हम नंबरिंग के लिए 0, 1, 2 ... n तक ले जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी लिंक्स अथवा जॉइंट्स की नंबरिंग करनी होती है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे इनपुट लिंक है तो नियर टू बेस होती है और आउटपुट लिंक नियर टू एंड इफेक्टर या टूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रोबोट है, ठीक है। तो अब जो इससे रोबोट की बॉडी से जस्ट कनेक्टेड लिंक है ये इनपुट लिंक कही जाएगी। और इससे और अगर कई सारी लिंक जुड़ी हैं तो वह लिंक जो लास्ट में एंड इफेक्टर से जुड़ती है, अर्थात जो ग्रिपर है उससे जुड़ती है, तो उस लिंक को हम लोग आउटपुट लिंक कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास जॉइंट। क्या है? तो जॉइंट रोबोट में जो वेरियस लिंक्स हैं उनमें रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनको हम नंबर के रूप में 1, 2, 3 करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रोबोट में जो लिंक्स हैं उनकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3। और जो जॉइंट हैं उनकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। अब जॉइंट बेसिकली हमारे कई टाइप्स के हैं। जैसे पहला है ट्रांसलेशनल या प्रिज्मेटिक जॉइंट और दूसरा है रिवोल्यूट या फिर रोटेशनल जॉइंट, ठीक है। जॉइंट बेसिकली दो प्रकार के, एक है ट्रांसलेशनल या प्रिज्मेटिक जॉइंट, यानी इस जॉइंट के द्वारा जो हमारे लिंक्स हैं वो एक्सिस के अबाउट या एक्सिस के अलॉन्ग, अबाउट नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, यानी कि स्लाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो हैं, एक तो लीनियर है, दूसरा ऑर्थोगोनल। लीनियर जॉइंट को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थोगोनल जॉइंट को कैपिटल O से। इसके अलावा जो रिवोल्यूट या रोटरी जॉइंट था इसमें फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। एक है रिवॉल्विंग जॉइंट। तो रिवॉल्विंग जॉइंट को कैपिटल B से लिखा जाता है, रिवॉल्विंग जॉइंट, ठीक है, कैपिटल B। उसके बाद है रोटेशनल जॉइंट, ठीक है। रोटेशनल जॉइंट को कैपिटल U से लिख देते हैं। और नेक्स्ट है ट्विस्टिंग जॉइंट। ट्विस्टिंग जॉइंट को कैपिटल T से। तो हमने कहा जॉइंट बेसिकली हमारे पास 2 टाइप है, एक है ट्रांसलेशनल या प्रिज्मेटिक जॉइंट और दूसरा है रिवोल्यूट या रोटरी जॉइंट।
ट्रांसलेटरी जॉइंट को हमने फर्दर दो पार्ट्स में बांटा, लीनियर जॉइंट और ऑर्थोगोनल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवोल्यूट जॉइंट है इसमें फिर तीन पार्ट हुए, रिवॉल्विंग जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट और ट्विस्टिंग जॉइंट। रिवॉल्विंग जॉइंट को कैपिटल बी से, रोटेशनल जॉइंट को कैपिटल यू से और ट्विस्टिंग जॉइंट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब इन जॉइंट्स के बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जॉइंट्स किस प्रकार से मोशन करते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास लीनियर जॉइंट, यानी कि किसका पार्ट है ये, ट्रांसलेटरी या प्रिज्मेटिक जॉइंट का, ठीक है। लीनियर जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें आउटपुट लिंक का जो मोशन है वो इनपुट लिंक के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मोशन ऑफ आउटपुट लिंक विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक। अब जरा इस लिंक को ध्यान से देखें आप, यहाँ एक हमारा ये इनपुट लिंक है, दूसरा आउटपुट लिंक, और दोनों ही एक जॉइंट से जुड़े हैं लीनियरली, इसे क्या कह रहे हैं, लीनियर जॉइंट, ठीक है। तो लीनियर जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों ही एक कोलिनियर एक्सिस पर हैं और एक दूसरे के एक्सिस के अलॉन्ग ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल जॉइंट। तो ऑर्थोगोनल जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ऑर्थो का मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसमें जो आउटपुट लिंक है इसका मोशन इनपुट लिंक के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो इनपुट लिंक है उसकी एक्सिस के। मोशन ऑफ आउटपुट लिंक विद रिस्पेक्ट टू इनपुट लिंक इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये जो हमारी जॉइंट बन रही है, एक है हमारा ये इनपुट लिंक की एक्सिस ये हो गई, और ये दूसरी है आउटपुट लिंक की एक्सिस ये है। तो ये जो आउटपुट लिंक है ये इस इनपुट लिंक के परपेंडिकुलर इनपुट लिंक की एक्सिस के परपेंडिकुलर, इनपुट लिंक की एक्सिस ये है इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे रोटेट वाले डायरेक्शन में मोशन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉल्विंग जॉइंट। रिवॉल्व का मतलब है किसी के अराउंड यानी चारों तरफ घूमने का काम। रोटेशन ऑफ आउटपुट लिंक इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक, ठीक ऑर्थो की तरह, जैसे ऑर्थोगोनल जॉइंट में हमने देखा था। इनपुट लिंक एक्सिस इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस। इसमें जो इनपुट लिंक की एक्सिस है, ये मान लेते हैं इनपुट लिंक की एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जो रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग आउटपुट लिंक होता है उसको रोटेशन एक्सिस कहते हैं, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट आउटपुट लिंक रोटेट करती है, तो जो आउटपुट लिंक है वो इसी इनपुट लिंक की एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो रोटेशन एक्सिस भी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, इनपुट लिंक की एक्सिस ही रोटेशन एक्सिस हो जाएगी। इस प्रकार से जो इनपुट लिंक की एक्सिस है ये वाली, और यही रोटेशन एक्सिस भी है, दोनों एक दूसरे की क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोटेशनल जॉइंट। रोटेशनल जॉइंट आर आल्सो नोन एज पॉइंट और रोटरी जॉइंट। इनपुट लिंक इज पैरेलल टू आउटपुट लिंक। रोटेशनल जॉइंट में इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स एक्सिस आर पैरेलल, और यहाँ तक कि जो इनपुट और आउटपुट लिंक हैं उनकी एक्सिस भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पैरेलल हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक, और इसमें यानी रोटरी जॉइंट में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखिए इस प्रकार से, इसमें ध्यान से देखें, हमारे पास दो लिंक है, एक लिंक है 1, दूसरा है लिंक 2। मान लेते हैं लिंक 1 ही इनपुट लिंक है और लिंक 2 आउटपुट लिंक है, ठीक है। तो जो इनपुट लिंक है उसकी एक्सिस और आउटपुट लिंक है उसकी एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और सपोज करें, ध्यान दें, इसमें जो आउटपुट लिंक है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जो रोटेशन एक्सिस है वो इनपुट लिंक के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विस्टिंग जॉइंट। इनपुट लिंक इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्विस्टिंग जॉइंट के अंतर्गत जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ ट्विस्ट इसे कह दें, ये पैरेलल होता है इनपुट लिंक के, ठीक है।
इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें भी इनपुट और आउटपुट लिंक आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब यहाँ ये ध्यान दें, ये हमारा इनपुट लिंक है, ये आउटपुट लिंक, और इसमें आउटपुट लिंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किस, इस इनपुट लिंक की एक्सिस के ही समांतर में। इसीलिए इनपुट लिंक में इसकी इनपुट लिंक की एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होती है ट्विस्टिंग जॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, इस जॉइंट को आप आसानी से देख के एनालाइज कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ये पूरी हमारी लिंक है जिसमें पहला वाला पोर्शन इनपुट लिंक का काम करता है, दूसरा वाला पोर्शन आउटपुट लिंक का काम करता है। इसमें जो दूसरा वाला यानी कि आउटपुट लिंक है, ये रोटेट कर रहा है इस इनपुट लिंक की एक्सिस के अराउंड। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ आउटपुट लिंक इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इनपुट लिंक। ठीक है, अब यहाँ कुछ जो हमने अभी पढ़ा उसे समराइज फॉर्म में नोट के रूप में यहाँ मेंशन है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हालांकि जो ट्रांसलेशनल या प्रिज्मेटिक जॉइंट था उसमें तो मेनली दो थे, लीनियर और ऑर्थोगोनल, लेकिन जो रोटरी या रिवॉल्यूट जॉइंट है इसमें हमारे पास तीन हैं। कौन कौन से, रिवॉल्विंग, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल या फिर ट्विस्टिंग। तो अगर हमारी रिवॉल्विंग जॉइंट है तो रिवॉल्विंग जॉइंट में पोजीशन क्या होती है, तो रिवॉल्विंग जॉइंट के अंतर्गत इनपुट लिंक परपेंडिकुलर होता है किससे, आउटपुट लिंक से। फिर से सुनिए, रिवॉल्विंग जॉइंट के अंतर्गत इनपुट लिंक परपेंडिकुलर है आउटपुट लिंक से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पैरेलल होती है इनपुट लिंक की। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर रोटेशनल जॉइंट है तो इसमें इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो परपेंडिकुलर होती है किससे, इनपुट लिंक से। उसके बाद जो ट्विस्टिंग जॉइंट है इसमें इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी पैरेलल है किससे, इनपुट लिंक से। तो ये हमारे ओवरऑल कंक्लूजन है, इसे भी आपको मेमोराइज करना है ताकि अगर आपसे कभी पूछा जाए तो बता सकें। रिवॉल्विंग या फिर रोटेटिंग जॉइंट में हमारे पास तीन प्रकार से हैं, रिवॉल्विंग जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट और ट्रांसलेशनल जॉइंट। रिवॉल्विंग जॉइंट के अंतर्गत इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल होती है इनपुट लिंक के। रोटेशनल जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक पैरेलल हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, और ट्विस्टिंग जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक पैरेलल हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पैरेलल है। तो बात समझ में आई, जो ट्विस्टिंग जॉइंट है उसमें इनपुट और आउटपुट लिंक भी पैरेलल हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी पैरेलल ही है। ठीक है, रोटेशनल जॉइंट में इनपुट और आउटपुट लिंक तो पैरेलल हैं पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है इनपुट लिंक। ठीक है, और जो रिवॉल्विंग जॉइंट था उसमें आप देखे थे कि इनपुट और आउटपुट लिंक तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पैरेलल है। ठीक है, अब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इनको रोबोट में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। एक रोबोट हमारे पास यहाँ बना है सिंबल्स के रूप में, तो अब ज़रा ध्यान दें, ये जो पूरी बॉडी है इसकी, ठीक है, इस बेस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पूरा सिस्टम रोबोट का रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसे हमने ट्विस्टिंग जॉइंट कहा। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर वाला सेक्शन है पूरा, ये पूरा सेक्शन इस पोर्शन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसे हमने रोटेट कर इसे बी से कह दिया है। नेक्स्ट है ये बीच वाला, ये अप डाउन करेगा यानी रोटेशन करेगा, तो यहाँ आर से, और जिस प्रकार से नीचे ये वाला पॉइंट घूम रहा था कुछ इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट भी घूम रहा है, तो इसे भी हमने ट्विस्टिंग जॉइंट कह दिया। और ये जॉइंट और ये जॉइंट आपस में सिमिलर है, इसलिए आर से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ इनके जो कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। जैसे रिस्ट, तो रिस्ट क्या है, किसी रोबोट के अंतर्गत इट इज़ द पोर्शन विच इज़ अटैच टू द लिंक
एंड टू द एंड इफेक्टर। तो किसी रोबोट में रिस्ट वो पोर्शन होता है जो लिंक और एंड इफेक्टर को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये रहा हमारा एंड इफेक्टर और ये रहा लिंक। इनको जोड़ने वाला जो पोर्शन है बेसिकली वो यही पोर्शन है, जॉइंट वाला। तो रिस्ट बेसिकली जॉइंट पोर्शन है जो लिंक को और एंड इफेक्टर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बारे में और अगर बात करें तो लिंक बिल्कुल उसी प्रकार होती है जैसे कि ह्यूमन रिस्ट होती है। इट इज़ अटैच टू आर्म यूज टू रीच द एंगुलर चेंज रिक्वायर्ड। तो जो रिस्ट है ये आर्म से जुड़ी होती है और रिक्वायर्ड एंगुलर चेंज पर आसानी से रोटेट कर सकती है, पहुंच सकती है। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन ऑफ रिस्ट असेंबली इज टू ओरिएंट एंड इफेक्टर। तो जो इस रिस्ट का फंक्शन होता है उसका कार्य है एंड इफेक्टर को अलग अलग ओरिएंटेशन पर पहुंचाना। ठीक है, बॉडी एंड आर्म डिटरमाइंस ग्लोबल पोजीशन ऑफ एंड इफेक्टर। तो किसी रोबोट की जो बॉडी है और जो आर्म है यही किसी एंड इफेक्टर की टोटल ओवरऑल ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है रिस्ट के अंतर्गत। इसमें 2 मोशन इंपॉर्टेंट है, एक है रोल। रोल के अंतर्गत रोटेशन ऑफ रिस्ट अबाउट आर्म एक्सिस। रोल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी आर्म है और ये आर्म की एक्सिस है, यहाँ हमारा ये एंड इफेक्टर लगा है। ठीक है, तो ये रोटेट करेगा अब किसके अबाउट, इस आर्म एक्सिस के अबाउट। तो रोल के अंतर्गत क्या होता है, एंड इफेक्टर हमारा रोटेट करता है अबाउट आर्म एक्सिस। ठीक है, इसे फ्रंट से जब हम देखेंगे तब। ठीक है, दूसरा है पिचअप। पिचअप के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से, जो हमने एक जॉइंट देखी थी, कौन सी जॉइंट थी हमारी, रोटेशनल जॉइंट। अगर ध्यान से देखें रोटेशनल जॉइंट, एक सेकंड, हाँ, इसको अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो इनपुट लिंक है या लिंक 2 ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है। इसे हम पिचअप कह देते हैं। तो पिचअप हमें तब दिखाई पड़ता है जब हम इसे साइड से व्यू करते हैं। किधर से, साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास या। तो या में क्या होता है, लेफ़्ट राइट रोटेशन होता है रिस्ट का, जब हम इसे क्या देखते हैं, टॉप से देखते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से, अगर मान लीजिए हमारे पास ये आर्म लगा है, ठीक है, ये रिस्ट है और इसके साथ हमारा एंड इफेक्टर अटैच है। तो इसमें रिस्ट इस आर्म पर आगे मूव कर सकती है, पीछे मूव कर सकती है, रिस्ट की पहुंच के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर इस एंड इफेक्टर को आगे जाकर के कोई चीज़ ग्रैस्प करना है तो रिस्ट आगे मूव कर जाएगी, पीछे आगे ग्रैस्प करना है तो पीछे मूव कर जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम टॉप से देखते हैं, ऊपर से, और इस प्रकार के मोशन को या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंड इफेक्टर जो होता है ये रिस्ट पर ही माउंटेड होता है, जैसे हमने पहले कह दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड इफेक्टर। तो एंड इफेक्टर आर दी डिवाइसेस विच आर अटैच टू दी रोबोट रिस्ट। यानी एंड इफेक्टर वे यंत्र हैं, उपकरण हैं या डिवाइस हैं जो रोबोट के रिस्ट पर अटैच होते हैं। ठीक है, इनका कार्य है कुछ विशेष फंक्शन को परफॉर्म करना। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है ग्रिपर कैटेगरी का। ग्रिपर कैटेगरी के एंड इफेक्टर कोई चीज़ पकड़ने का काम करते हैं मटेरियल होल्डिंग के दौरान। और दूसरा है टूल कैटेगरी का। टूल कैटेगरी के एंड इफेक्टर वेरियस एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया, स्प्रे पेंटिंग हो गया इत्यादि का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुएटर, यानी रोबोट का नेक्स्ट पार्ट है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर कैन बी डिफाइंड एज अ ड्राइव यूनिट। ठीक है, फॉर गेटिंग रोबोट टू मूव, यानी रोबोट को गति प्रदान करने के लिए एक्चुएटर उसे ड्राइव करने का कार्य करता है। ठीक है, ड्राइवर कह सकते हैं, चालक है किसी रोबोट का। ठीक है,
तो रोबोट को गति प्रदान करने के लिए एक्चुएटर इसे ड्राइवर या ड्राइव करने का कार्य करता है। इसके कई टाइप हैं, जैसे कि एक है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। ये क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल जॉइंट को एक्चुएट करने के लिए या मोशन कराने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर पिस्टन और रोटरी मोशन या रोटरी बेंस का उपयोग करते हैं, पिस्टन एंड रोटरी बेंस का उपयोग करते हैं किसी रोबोट को एक्चुएट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर हैं, इनका उपयोग बेसिकली हाई पावर और लेफ्ट कैपेसिटी के लिए करता है। मतलब अगर कोई चीज़ हमें हैवी है और उसे उठाना हो तो उसके लिए इसे हाइड्रोलिक एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो टिपिकली इनका उपयोग लिमिटेड केस के लिए होता है। ये साइज़ में भी छोटे होते हैं और छोटे रोबोट के लिए इस्तेमाल में आ जाते हैं। सिंपली मटेरियल ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के लिए इनका उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रोबोट का पार्ट, वो है सेंसर। सेंसर क्या काम करता है? तो सेंसर सेंस करता है या फिर मेजर करता है वेरिएबल्स को और उसके अनुसार कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है, ठीक है। सेंसर किसी वेरिएबल को सेंस करके उसका मेजरमेंट करता है और उसके अनुरूप कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है, ठीक है। इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो सेंसर्स हैं वो एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सेंसर प्रॉक्सिमिटी बेसिकली इंटरेक्ट विथ आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो जो एक्सटर्नल सेंसर्स हैं उनका कार्य है आउटसाइड इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करना और उसकी जानकारी कंट्रोलर को भेजना। दूसरा है इंटरनल सेंसर, ठीक है। इनका काम है टू सेंस इंटरनल मूवमेंट, जैसे कि पिस्टन मूवमेंट, वेलोसिटी एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? तो कंट्रोलर का काम है किसी रोबोट को किसी कंप्यूटर से इसमें कनेक्ट किया जाता है, जो कि रोबोट के कई जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं और रिक्वायर्ड कार्य को परफॉर्म कराते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं रोबोट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर विच कीप्स द पीस ऑफ आर्म वर्किंग टुगेदर एंड हेंस द कंप्यूटर इज कंट्रोलर। तो रोबोट का कंट्रोलर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर ही वो एंटिटी है जो किसी रोबोट के आर्म्स को यानी जो लिंक्स हैं उनको कंट्रोल में रखते हुए कार्य को परफॉर्म करने का कार्य करता है, ठीक है। द कंट्रोलर फंक्शंस एज ब्रेन ऑफ रोबोट। तो कंट्रोलर को हम रोबोट के ब्रेन की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलर ही संपूर्ण कार्य को संपन्न कराता है, ठीक है। अब किसी रोबोट में कितने जॉइंट हैं ये अगर पता करना हो तो हमें नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना होता है कि इस रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ़ जॉइंट्स बराबर होगा नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम के, और जो नंबर ऑफ़ डिग्री फ्रीडम है ये बराबर होगा नंबर ऑफ़ लिंक्स -1, ठीक है। तो रोबोट के केस में अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त करना है तो हम चेक करेंगे इसमें कितने लिंक्स हैं और उसमें एक कम कर दिया जाएगा, ठीक है। ये शायद मेंशन हो, हाँ ये बिल्कुल है। तो इस फार्मूले को याद रख सकते हैं आप। इसके तहत कभी कभी पूछ लिया जाता है कोई रोबोट दिया है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम दे करके उससे आपको जॉइंट पूछा जा सकता है या नंबर ऑफ लिंक्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी रिजिड बॉडी की बेसिकली उसके इंडिपेंडेंट मोशन को डिफाइन करती है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी, यानी वो वस्तु कितने प्रकार से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है, ठीक है।
जैसे इंडिपेंडेंट पोजीशन वेरिएबल्स नीड्स टू लोकेट ऑल पार्ट्स ऑफ मैकेनिज्म। अगर हमारा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किसी पोजीशन को सेट कर रहा है या फिर उसे डिफाइन कर रहा है तो कितने डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है उसके लिए। दूसरा, डिफरेंट वेज इन विच अ रोबोट आर्म इज मूव, और किन किन तरीक़ों से कोई रोबोट का आर्म घूम सकता है, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करता है। इसके अलावा अगर जॉइंट्स की संख्या पता हो तो भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इन रोबोटिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे पहला है पोजिशनल चेंज ऑफ लिंक्स, यानी जो लिंक हैं उनकी स्थानीय परिवर्तन पर, यानी स्थानीय परिवर्तन से भी डिपेंड करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज ऑफ रिस्ट। ये जो रिस्ट है उसका ओरिएंटेशन चेंजेस क्या हैं, तो इसमें 3 आते हैं बेसिकली, रोल, पिच एंड या। ठीक है। उसके बाद रिस्ट कैन नॉट हैव लीनियर मोशन विद रिस्पेक्ट टू लिंक। तो किसी भी रोबोट में जो रिस्ट होती है उसकी लीनियर मोशन नहीं हो सकती किसी भी लिंक के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अ रिस्ट कैन ओनली हैव रोटरी मोशन विद रिस्पेक्ट टू लिंक्स। इसलिए लिंक की केवल और केवल रोटरी मोशन ही संभव है किसी लिंक के अबाउट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि किसी लिंक के रिस्पेक्ट में रिस्ट की कौन सी मोशन संभव है, वो कहना है जस्ट रोटरी मोशन। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर्म एंड रिस्ट आर इन मोशन। ठीक है। आर्म एंड रिस्ट आर इन मोशन, जब आर्म और रिस्ट दोनों ही मोशन में हैं क्या होगा, लिंक्स विद द हेल्प ऑफ जॉइंट कैन हैव पोजिशनल चेंज एंड हेंस इट कैन चेंज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसिस्टिंग पोजिशनल चेंजेस। ठीक है। रिस्ट विच इज अटैच्ड टू आर्म इज यूज टू रीच द एंगुलर चेंज रिक्वायर्ड। तो रिस्ट जो आर्म से जुड़ी है उसका उद्देश्य है रिक्वायर्ड एंगुलर चेंज को पहुंचना और इस प्रकार से इंड इफेक्टर के द्वारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना। वी कैन हिंडर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। सो ए टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी ऑफर्ड बाय अ रोबोटिक मैनिपुलेटर। तो अगर कोई रोबोटिक मैनिपुलेटर है तो उसके द्वारा मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, तो वो है 6। एक है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्म और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ़ आर इन, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से 3 के बीच है, ठीक है, इन विच रिस्ट रिमेन फिक्स्ड थस ओनली पोजिशनल चेंज। ठीक है। अगर किसी रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से 3 के बीच है तो इसका मतलब है उसमें रोबोट का जो रिस्ट है वो फिक्स पर है, उसमें केवल पोजिशनल चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर 4 से 6 के बीच में है तो हम कहेंगे इसमें पोजिशनल चेंज के साथ साथ ओरिएंटेशन चेंजेस भी है, क्योंकि हम जानते हैं किसी रोबोट के अंतर्गत रिस्ट ओरिएंटेशन चेंज के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाए, तो हम जानते हैं उसे फिर रिडंडेंट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। अब ये 6 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से हैं, ज़रा हम इनको देख लेते हैं। ठीक है। इस डायग्राम में आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। तो जो लिंक है वो इनके अराउंड क्या करेगी, ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, और जो रिस्ट है वो इन एक्सेस के अराउंड रोटेशनल चेंजेस करेगी, यानी ओरिएंटेशन चेंजेस करेगी। जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट कर देगी ये वाली, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये वाली चेंजेस आएंगे, और जेड एक्सिस के अबाउट फिर ये वाले चेंजेस आएंगे। ठीक है। नोट, इन एनी रोबोट ऑलवेज एट लीस्ट 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इसलिए कोई भी रोबोट हो उसमें ऑलवेज
4 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम होगी ही होगी, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा रोबोट हमारा फंक्शनिंग कर रहा है। अगर 3 ही हुई तो पोजिशनल चेंज तो होंगे पर ओरिएंटेशन चेंज के वर्क संभव नहीं, ठीक है। इस प्रकार से रोबोट के अंतर्गत मिनिमम 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए, ठीक है। अरे नेक्स्ट है हमारे पास रोबोटिक नोटेशंस, यानी अगर किसी रोबोट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोबोट की, उसे हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक आर्म की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और रिस्ट की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसे हम रेशियो में ही लिखते हैं, आर्म रेशियो रिस्ट का। तो जो लेफ्ट साइड की डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो आर्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं और जो राइट की होती है वो रिस्ट की बता रही है। और इसी प्रकार से रोबोट का नोटिफिकेशन किया जाता है, नोटेशन किया जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी रोबोट का हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड में आर्म और राइट साइड में रिस्ट होती है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास नीचे एक रोबोट है ये वाला, और हम चाहते हैं कि इसका नोटेशन किया जाए। तो ध्यान से देखें, ये जो नीचे वाला जॉइंट है ये ट्विस्टिंग जॉइंट है और इसके ऊपर रोटेशनल जॉइंट से रोटेशनल जॉइंट लगे हैं, और इधर हमारा ये इंड इफेक्टर है जहाँ पर इसकी LUB 3 प्रकार की मूवमेंट दी गई हैं। तो अगर इसको नोटिफाइड करें, नोटेशन इसके लिखे जाएं, तो हम लिखेंगे TRR फिर LUB। TRR का मतलब जो रोबोट है इसमें 3 टाइप के लिंक्स का मोशन 3 टाइप्स का हो सकता है। एक तो ट्विस्टिंग, दूसरा रोटेशन और तीसरा भी रोटेशन। और जो राइट साइड में है वो एंड इफेक्टर के मोशंस को दिखाता है, ठीक है। याद रहे ऑर्थोगोनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम O अथवा U का उपयोग करते हैं, यानी जो ऑर्थोगोनल मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए O अथवा U लेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से इसमें जॉइंट दिए गए हैं TVR। तो इन जॉइंट के आधार पर हम इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए नोटेशंस कर देते हैं। तो TVR ये देखें किसकी जॉइंट हैं, तो ये रोबोट के हैं। और ट्विस्ट के जॉइंट कौन कौन से हैं, रिस्ट के जॉइंट कौन कौन से हैं। तो रिस्ट अब हम कैसे पता करें, तो इसमें हमें एक ये एक्सिस टाइप की लाइन दी गई है, इससे पता चलता है। और रिस्ट के लिए हमारे पास 2 जॉइंट हैं, एक है ट्विस्टिंग जॉइंट, दूसरा है रोटेशन जॉइंट। तो हम इसके नोटेशन में लिख देंगे TVR TR, ठीक है। यानी रोबोट में जो जॉइंट है उसका रिप्रेजेंटेशन इस ढंग से किया जाता है, लेफ्ट साइड में रोबोट आर्म का और राइट साइड में रोबोट रिस्ट का। और टोटल संख्या जोड़ लें तो हमें रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त हो जाती है। रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ में क्या मिल रही, 5 मिल रही है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक और रोबोट है, इसे आप आसानी से लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं पर कोई हमें सेक्शन नहीं दिया है, जैसे इसी डायग्राम में देख लेते हैं, तो फिर कैसे रिस्ट को डिसाइड करेंगे। तो आप जानते हो जो रिस्ट की आर्म होती है या मैनिपुलेटर होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कहा था, 3। तो 3 जॉइंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख देंगे, उसके आगे जो भी होगा वो सब किस में लिखा जाएगा, रिस्ट में। तो यहाँ जाएगा TRT, ध्यान रहे लेफ्ट साइड में TRT जो कि आर्म या फिर मैनिपुलेटर का है, और लास्ट में बचेगा R, ये किसका आ जाएगा, रिस्ट का। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ जाएगी 4, ठीक है। रोबोट का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या हैं, तो बेसिकली दे आर प्राइम मूवर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम मूवर्स होते हैं जो कि फोर्स और पावर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं मैनिपुलेटर को, ठीक है। इस प्रकार से एंड इफेक्टर से वो कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुएटर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुएटर्स कैन बी डिफाइंड एज
prime movers which provide both force and motion to the manipulator such that the end effector can get work। ठीक है, यानी एक्चुएटर्स हमारे एक प्रकार के प्राइम मूवर्स हैं जो कि मैनिपुलेटर को फोर्स और पावर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं ताकि एंड इफेक्टर आसानी से कार्य परफॉर्म कर सके। ये होता है हमारा एक्चुएटर। ठीक है, तो ये टर्म सब आपको याद आने चाहिए कि किस टर्म को क्या कहा गया था ताकि आप आगे फिर उसे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें आगे, वी कैन कंट्रोल द वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोशन ऑफ एंड इफेक्टर। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्चुएटर। तो इन एक्चुएटर की सहायता से हम एंड इफेक्टर की वेलोसिटी एक्सेलरेशन इत्यादि को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्चुएटर्स बेसिकली हमारे 3 प्रकार के हैं जो हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर। दे आर ट्रांसफर द एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड टू मैनिपुलेटर और मैकेनिकल लिंक यूजिंग पंप्स एट्सेट्रा। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स वे यंत्र हैं जो द्रव में स्थित एनर्जी को मैनिपुलेटर पर ट्रांसफ़र करते हैं या किसी मैकेनिकल लिंक पर ट्रांसफ़र करते हैं, किसके द्वारा? पंप्स के द्वारा। इसलिए कहा गया था कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर में पंप और वेन्स कार्य करते हैं। ठीक है, और आगे इसमें दे आर यूज्ड फॉर हाई पावर एंड फोर्स जनरेशन। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर का उपयोग बेसिकली हम हाई पावर और फोर्स जनरेशन के लिए करते हैं और इनके द्वारा हम हेवी वेट उठा सकते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे मैकेनिकल एक्चुएटर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेटिक एक्चुएटर। ठीक है, ये हाइड्रोलिक के जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है, ये बहुत हल्के होते हैं। तो दे यूज ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर इज़ टू प्रोवाइड न्यूमेटिक एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर के अंतर्गत हम एयर की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका उपयोग लो पावर और फोर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें एक मिनिमम कैटेगरी से लो पावर और फोर्स की आवश्यकता है तो हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्चुएटर्स हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, दे आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, नेमली स्टेप मोटर एंड सर्वो मोटर। तो इस इलेक्ट्रिक एक्चुएटर के अंतर्गत हम इन्हीं 2 मोटर्स का उपयोग करते हैं, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। स्टेपर मोटर क्या है हमारे? तो इनमें यानी स्टेपर मोटर में किसी फीडबैक मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि इनमें फीडबैक मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इन्हें हम ओपन लूप सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने रोबोट का क्लासिफिकेशन किया था तो सबसे पहला हमारा आधार था, बेस था ऑन दी बेसिस ऑफ कंट्रोल या कंट्रोलिंग के आधार पर। तो 2 था हमारे पास, सर्वो मोटर टाइप या नॉन सर्वो मोटर टाइप। और जो सर्वो मोटर टाइप था वो था क्लोज सिस्टम और नॉन सर्वो मोटर टाइप ओपन सिस्टम था। तो जो नॉन सर्वो टाइप रोबोट होते हैं वही हमारे स्टेपर मोटर वाले रोबोट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होती इसलिए ये ओपन लूप का निर्माण करते हैं। दूसरा है हमारे पास सर्वो मोटर टाइप। तो इनमें फीडबैक मैकेनिज्म होती है इसलिए ये क्लोज लूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम एक डिटेल्ड बात करें। हमने मैकेनिज्म किसी रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था, तो हमने कहा था जो नंबर ऑफ जॉइंट है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, जो नंबर ऑफ जॉइंट है वही नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि हमने लिंक के लिए 3 और रिस्ट के लिए 3 टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था। तो जो जॉइंट है रोबोट की, नंबर ऑफ जॉइंट रोबोट का ही नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने ही एक्चुएटर होंगे, क्योंकि जितने जॉइंट उतने एक्चुएटर अभी हमने कहा था ऐसे डिवाइस जो मैनिपुलेटर को एक्चुएट करते हैं। ठीक है, ये जॉइंट पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्चुएटर अगर पूछा जाए और आपको नंबर ऑफ लिंक दिया जाए तो आप जानते हो नंबर ऑफ लिंक -1 क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वही नंबर ऑफ जॉइंट होते हैं और वही क्या होता है? नंबर ऑफ एक्चुएटर। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एक्चुएटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ
ज्वाइंट, और नंबर ऑफ ज्वाइंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है नंबर ऑफ लिंक्स -1। तो इस लाइन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रोबोटिक्स, ठीक है। इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, फिर इस वीडियो को फटाफट समाप्त करते हैं। एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यानी जो गति हो रही है उसका डायरेक्शन होता है। इट इज़ बेसिकली टू टाइप्स, ट्रांसलेशनल एक्सेस और रोटरी एक्सेस। एक्यूरेसी क्या है? तो एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल या ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ मेजरमेंट टू अ स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू, तो जो हमारी स्टैंडर्ड या नॉन वैल्यू है वो कितनी डिग्री तक एक्यूरेट है, उसी को क्या कहते हैं एक्यूरेसी। डिफरेंस बिटवीन फाइनल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट, ये भी क्या है एक्यूरेसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे डेफिनेशंस हैं, बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है जिसे आप पहले से ही जानते हैं, या फिर मेट्रोलॉजी में इसे आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या मतलब है? द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट indicates its ability to reproduce a certain reading with a given accuracy, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की वही योग्यता जिसके द्वारा वो किसी रीडिंग को बार बार पुनः रिपीट कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं प्रिसीजन, ठीक है। इट इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड रिजल्ट्स, यानी कितनी बार वो वही प्रीवियस वैल्यू को रिपीट करता है। इट हैज़ स्मॉल डिप्रिसिएशन बट मे बी फार फ्री फ्रॉम ट्रू वैल्यू, तो ये हो सकता है कि वैल्यू तो रिपीट करे और जो ट्रू वैल्यू है उससे काफ़ी दूर हो, ठीक है, ये प्रिसीजन होता है। नेक्स्ट है रिपीट एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द आउटपुट, किसी भी सिस्टम का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अपने आउटपुट को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता क्या कहलाती है? रिपीटेबिलिटी, जब सेम इनपुट अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो अगर हम सेम इनपुट देते हैं तो ये देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट किस लेवल तक वही आउटपुट प्रोवाइड करता है जो उसने पहले दिया था, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन एंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ रोबोट टू रिपीटेडली पोजीशन इटसेल्फ व्हेन आस्क्ड टू परफॉर्म अ टास्क मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने देखा। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो इट इज़ द मैक्सिमम वेट वेयरिंग और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लोड रोबोट, यानी कोई रोबोट मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है उसी को कहते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। वर्क वॉल्यूम, वर्क स्पेस, ये सारी बातें हमने कर लिया था। तो इट इज़ डिफाइंड एज टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट और कवर्ड बाय द एंड इफेक्टर ऑफ ए रोबोट। तो अगर कोई रोबोट है उसका एंड इफेक्टर टोटल कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है उसी को वर्क वॉल्यूम कह दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होते हैं? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ मूवमेंट इनटू विच द रिस्ट यानी टूल मोशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोशन। तो अगर हमारा एंड इफेक्टर मूव कर रहा है तो वो मिनिमम दूरी जिसमें उसके मोशन को कंट्रोल कर लिया जाता है स्पेशियल रिजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारे रोबोट से संबंधित कुछ बातें जिसमें हमने रोबोट के पार्ट्स देखे, ठीक है, उनके बारे में डिटेल देखा, जॉइंट्स के बारे में देखा, रोबोट का नोटिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एक्चुएटर्स कितने होते हैं इनके बारे में जाना, और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।